नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल कामठे। डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। फिस्टुला मतलब भगंदर इन एनो, ये बार-बार होता है, रिकरेंट होता है, क्यों होता है और उसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगंदर की रिकरेंट भगंदर या रिकरेंट होने वाला फिस्टुला जो है, उसकी सही ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, हम जानते हैं कि फिस्टुला इन एनो मतलब भगंदर, ये बहुत ही अलग टाइप की बीमारी है जो गुदा प्रदेश में होती हुई दिखाई देती है। आज भारत के हर जगह में भगंदर पाया जाता है। बहुत सारे रुग्ण इससे परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे रुग्णों में उनका निदान टाइम पे नहीं होता है, गलत ट्रीटमेंट होती है, उसके कारण वो बार-बार होता है या फिर उसको दुर्लक्षित करने के कारण वो बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी इसके कारण होती हुई दिखाई देती है। अगर आपको भगंदर है, तो उसका डायग्नोसिस मतलब उसका निदान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी गुदा प्रदेश में कोई फुंसी आती है या फोड़ी आती है या सूजन आता है, उसके साथ में उसमें दर्द रहता है, बुखार कम ज़्यादा प्रमाण में रहता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि गुदा प्रदेश में होने वाली हर फुंसी या हर फोड़ी, हर सूजन खाली बाल तोड़ा नहीं होता है, वो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे, तो डॉक्टरों की सलाह लें, उसके अनुसार जाँच करें और उसकी सही-सही टाइम पे ट्रीटमेंट करें। भगंदर माने गुदा प्रदेश के बाजू में फोड़ी आती है, वो फोड़ी कुछ दिनों के बाद में फूटती है, उसमें से पीप, मवाज, खून या चिकना स्राव आता है। कुछ दिनों बाद वो फोड़ी भर जाती है और वापस वो भरने लगती है। जब वो पाइपलाइन इन्फेक्शन के कारण, मवाज के कारण भरता है, तो बाहर से वो फोड़ी फूटती है और वापस रुग्ण को अच्छा लगता है। इसलिए रुग्ण उसको दुर्लक्षित करता है। भगंदर या फिस्टुला के बारे में आज भी लोगों के मन में बहुत सारे संभ्रम हैं। बहुत सारे गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। उनको समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बीमारी कोई शाप दे दे या कोई आपको मारे उसके कारण नहीं होती है। ये बीमारी जो रहती है वो प्योरली इन्फेक्शन के कारण होती है। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब रुग्ण को फिस्टुला होता है या एब्सिस होता है, तो वो तुरंत अर्जेंसी में जानकारी न लेके ऑपरेशन करवा लेता है। उस ऑपरेशन के बाद में उसको वापस वो फिस्टुला होते हुए दिखाई देता है। तो इस समय में क्या किया जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो जब भी भगंदर कोई डायग्नोस करते हैं, तो एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जिससे हमको ये पता चलता है कि ये जो फिस्टुला है, ये भगंदर है, ये अंदर से कितना फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, उसका जो इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, उसको सब ब्रांचेस है या नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब उसका अंदर का जो ओपनिंग अच्छी तरह से मिल जाता है और वो अगर वो इरेडिकेट किया जाता है, मतलब वो अंदर का ओपनिंग, अंदर का इन्फेक्शियस सोर्स निकाला जाता है, तो भगंदर ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं निकाल पाते हैं, नहीं दिखाई देता है, वैसे कि वैसा ही रहता है, तो उसमें वापस इन्फेक्शन होते दिखाई देता है, रीइन्फेक्शन होता रहता है और ये बीमारी रिकरेंट फिस्टुला के स्वरूप में हमको दिखाई देती है। जब कोई रुग्ण फिस्टुला का ऑपरेशन या एब्सिस का ऑपरेशन होने के बाद में अच्छी तरह से
हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाता है, ड्रेसिंग नहीं कर पाता है, तब भी ये बीमारी रिकरेंट होती हुई दिखाई देती है। कुछ रुग्णों में एक इम्यूनोलॉजिकल वीकनेस रहता है, इम्यूनिटी वीक रहती है, उनमें भी ये रिकरेंट फिस्टुला होते हुए दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिस्टुला है तो उसकी जांच, सही ट्रीटमेंट और फिर उसका अच्छी तरह से ड्रेसिंग और इंटरनल ओपनिंग जो रहता है, जो मतलब वो ओरिजिन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है, अगर वो निकाला अच्छी तरह से निकल जाता है तो रिकरेंट फिस्टुला नहीं हो सकता है। अगर समझो ऐसा हो जाता है, जैसे हम फिस्टुला में देखते हैं कि फिस्टुलेक्टॉमी, देन इफ्टैक, लिफ्ट, लेजर ट्रीटमेंट, ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट इसमें की जाती है और हर एक ट्रीटमेंट का एक लिमिटेशन होते हुए दिखाई देता है। देयर इज नो 100% राइट ट्रीटमेंट फॉर फिस्टुला इन एनो। हर एक ट्रीटमेंट को उसकी लिमिटेशंस है। अगर ऐसा है तो रुग्णों को अगर रिकरेंट फिस्टुला हुआ है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने करीबन 5000 साल पहले भगंदर के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आज भी वो फॉलो होता है। फिस्टुला के कॉजेस बताए हैं, फिस्टुला के टाइप प्रकार बताए हैं, फिस्टुला के लिए औषधि बताई है, फिस्टुला के लिए वर्ती जैसी ट्रीटमेंट बताई है, फिस्टुला के लिए नाड़ीव्रण जैसी क्षारसूत्र ट्रीटमेंट बताई है, फिस्टुला के लिए कुछ क्षारकर्म जैसे ट्रीटमेंट बताई है। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 5000 साल पहले जब सुविधाओं की कमी थी, तब सुश्रुत जी ने कितना रिसर्च किया होगा इस पे और भगंदर जैसी बीमारी का डायग्नोज भी किया है और उसका सही उपचार भी किया है। आज भी वो जो उपचार कहे गए हैं, वो हमको 100% लागू पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने भगंदर के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बोली है, जिसको हम अल्कलाइन थ्रेड ट्रीटमेंट ऐसे कहते हैं, या संस्कृत में क्षार सूत्र ट्रीटमेंट ऐसा कहते हैं। क्षार सूत्र, ये अल्कलाइन थ्रेड कैसे बनाया जाता है? ये अल्कलाइन थ्रेड जो रहता है वो अलग अलग औषधियों के मिश्रण से बनाई जाती है। इसके लिए एक स्टराइल कंटेनर यूज किया जाता है, जिसमें रेगुलर बार्बर थ्रेड को अलग अलग लेयर्स दिए जाते हैं वनस्पति के, और उसको हाईली अल्कलाइन बनाया जाता है, जिसका जो पीएच रहता है वो करीबन 10.5 के अप्रॉक्स। जब ये अल्कलाइन थ्रेड तैयार हो जाता है तो उसको ईटीओ स्टराइल, यूवी लाइट स्टराइल ऐसे स्टराइल किया जाता है और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। अल्कलाइन थ्रेड ट्रीटमेंट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन। इट्स अ पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट. It is not a high major surgery or high end surgery. No, it's a parasurgical treatment. अगर रिकरेंट फिस्टुला है तो क्षार सूत्र या अल्कलाइन थ्रेड ट्रीटमेंट सबसे अच्छी और सक्सेसफुल मानी गई है। आज हम देखेंगे, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और इसके फायदे क्या क्या हैं और ये ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। क्षार सूत्र या अल्कलाइन थ्रेड, ये जो ट्रीटमेंट है, ये एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, जैसे हमने अल्कलाइन थ्रेड या क्षार सूत्र, ये जो ट्रीटमेंट रहती है, ये पहले तो रुग्ण की जांच करने के बाद में डिसाइड की जाती है। रुग्ण जब भी पहले ओपीडी में आता है तो उसको अच्छी तरह से जांचा जाता है, चेक किया जाता है, प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन वी डू वीडियो रेक्टोस्कोपी एंड देन एमआरआई फिस्टुलोग्राम। इसके बाद में अगर उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाता है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग, रैमिफिकेशन, ये सब कुछ पता चल जाता है, तो अंडर सूटेबल एनेस्थेशिया उसका जो बाहर का मुंह रहता है, मतलब फुंसी जो रहती है, वहां से क्षार सूत्र अंदर डाला जाता है
और वो इंटरनल ओपनिंग से बाहर निकाला जाता है। देन वी टाई इट every week and just do the simple dressing. Every week we change that Kshara Sutra, the or alkaline thread. एवरी वीक चेंज करने के दो कारण है प्रमुख। एक तो उसकी जो अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है वो 1 वीक वहां पे रहने के बाद में वो कम हो जाते हैं, इसलिए हमको वो जो थ्रेड रहता है वो चेंज करना इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा, फिस्टुला कटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर अल्कलाइन थ्रेड नहीं है तो वो कटिंग नहीं होगा, ड्रेनेज भी अच्छी तरह से नहीं होगा, इसलिए वो थ्रेड चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी वो पेशेंट थ्रेड चेंज करने के लिए आता है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो थ्रेड चेंज किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पेशेंट कैन डू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज, ही कैन मेंटेन हिज स्टर्लिटी, वो उसके काम जो है रूटीन दैनंदिन काम आराम से कर सकते हैं। क्षार सूत्र जो रहता है वो भगंदर की जो पाइपलाइन जैसी ट्रैक्ट रहती है, वो जख्म रहती है, उसको करीबन 1 सेंटीमीटर पर वीक कट करता दिखाई देता है, जिसको हम UCT यूनिट कटिंग टाइम ऐसा बोलते हैं। वो वेरीज होता है हर एक पेशेंट में 0.8 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर एवरी वीक। वो जो फिस्टुला ट्रैक्ट रहता है वो कट थ्रू होता है और वो जख्म भर के आती है। क्षार सूत्र जब भी हम करते हैं तो इसमें कोई टाका नहीं लगाया जाता है, इसलिए पेशेंट की जो मसल डैमेज है वो मसल डैमेज नहीं दिखाई देती है। कोई डायरेक्ट कटिंग सर्जिकल ब्लेड से या सीजर से ऐसा नहीं रहता है, इसलिए भी मसल डैमेज कुछ होता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो हमारा शौच का कंट्रोल करने वाली मसल रहती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, उसको हम डायरेक्ट कट नहीं करते हैं, इसलिए क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करने के बाद में शौच का कंट्रोल जाने का डर थोड़ा भी नहीं रहता है। रूटीन पेशेंट जो है वो सब कुछ एक्टिविटी कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको हेवी पेन या हेवी ब्लीडिंग ये सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। ये क्षार सूत्र के फायदे हमने देखे हैं। अगर फिस्टुला सिंपल है तो पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज दिया जाता है, पेशेंट रूटीन काम सेकंड डे से कर सकता है। अगर मल्टीपल फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, विद एब्सेस फिस्टुला है, तो उसको थोड़ा 5 डेज 7 डेज के बाद में रूटीन एक्टिविटी चालू करने के लिए एडवाइस किया जाता है। क्षार सूत्र अगर हम ये देखें तो इसमें कोई एनल स्टेनोसिस होने का चांस नहीं रहता है। एनल स्टेनोसिस मतलब ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करने के बाद में जगह छोटा होना, एनल कैनाल श्रिंक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनल स्टेनोसिस। इसका भी डर इसमें नहीं रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्षार सूत्र इट्स अ हर्बल, प्योरली हर्बल ट्रीटमेंट, जिसमें ट्रीटमेंट के बाद में भी बहुत प्रमाण में आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है, विच आर मेड अप ऑफ प्योरली हर्ब्स, इसलिए कोई शरीर पे या दूसरे ऑर्गन पे साइड इफेक्ट रहने के चांसेस नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो फायदे हैं वो रिकरेंट फिस्टुला होने के बाद में क्षार सूत्र में दिखाई देते हैं। इसलिए रिकरेंट फिस्टुला अगर है तो उसके लिए सबसे आज तक का जो अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है वो क्षार सूत्र ट्रीटमेंट है, जिसको हम अल्कलाइन थ्रेड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बस जब ये अल्कलाइन थ्रेड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको टाइम लगता है। जितना फिस्टुला आपका बड़ा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो उतना टाइम लेता है। यही उसका एक ड्रॉबैक माना गया है और इसमें फ्रीक्वेंटली मतलब एवरी वीक थ्रेड चेंज करने के लिए आना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रिकरेंट फिस्टुला है, बार बार फिस्टुला हो रहा है, तो ट्रेडिशनल ऑपरेशन करने की बजाय अगर आप अल्कलाइन थ्रेड या क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करके उसको भले ही कुछ देर लग रही है,
लेकिन अगर वो जड़ से चला जाता है तो वाई डिड यू वांट द अदर ट्रीटमेंट्स? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर रिकरेंट फिस्टुला है, बार बार फिस्टुला हो रहा है, तो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो मानी गई है, जो आचार्य सुश्रुत जी ने 5000 साल पहले बताई गई है, आयुष गवर्नमेंट ने बताई है, WHO ने बताई है, बहुत इतना इस पे संशोधन हो चुका है, अभी भी हो रहा है, फिर भी अल्कलाइन थ्रेड या क्षार सूत्र का कोई ऑप्शन आज तक नहीं मिला है। इसलिए जिन रुग्णों को ऐसा बार बार फिस्टुला हो रहा है, रिकरेंट फिस्टुला है, बार बार भगंदर हो रहा है, तो उन्होंने ज़रूर अपनी भारतीय जो ट्रीटमेंट बताई गई है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट बताई है, क्षार सूत्र या अल्कलाइन थ्रेड, उसे ज़रूर आजमाइए।